नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की उन बड़ी खबरों के बारे में जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। हम सिर्फ खबर ही नहीं बताते बल्कि उस खबर का पोस्टमार्टम भी करते हैं, यानी उस खबर की तह तक जाकर आपको बताते हैं अंदर की खबर क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें आज वर्ल्ड नाउ में क्या है कुछ खास आपके लिए। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे होर्मुज में फिर से मचे खतर की। मिडिल ईस्ट की जंग से बड़ी खबर यह है कि जहाज अब फिर से होर्मुज के रास्ते निकलेंगे। ईरान की आग में उलझे समीकरणों के बीच ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप ने दुनिया को राहत देने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट फ्रीडम। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है और जिसे ईरान ने सो कॉल्ड तरीके से बंधक बनाया हुआ था, उसे अमेरिका की निगरानी में खोलने की तैयारी कर ली गई है। ये अमेरिका का कहना है, मैं नहीं कहता और ये मैं मानता भी नहीं हूं। अमेरिका का कहना है कि 15,000 सैनिक, मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साए में फंसे हुए व्यापारिक जहाजों को यहां से निकाला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसे मानवीय कदम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मानवीय कदम। ट्रंप मानवीय कदम भी उठाते हैं, बाय द वे। वाइस वर्सा है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगता है मुझे। वो कहते हैं दुनिया में भूखमरी और महंगाई ना बढ़े इसके लिए हम ये हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप मानवता की दुहाई दे रहे हैं, उनकी सेना ने ईरान में बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल क्यों दागे जिसमें 160 से ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई। ईरान में लगभग 20,000 लोगों की जान गई है, 30,000 से ज्यादा बॉम्बार्डिंग हुई है। तब कहां गई मानवता? जंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मानवता का ख्याल क्यों नहीं आया? जंग से पहले ही नेवल ब्लॉकेड लगा देते और कहते हैं हम ईरान को चोक करने के लिए आए, हम हमला नहीं करेंगे, यह हमारा तरीका है। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप का फैन भी हो जाता और उन पर बिलीव भी करता। लेकिन अब अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर रहा है। इसे कहते हैं हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। उधर ईरान ने हमला करके साफ साफ कर दिया है कि ड्रामा मत करो, जंग की तैयारी की है तो जंग करो। तेहरान ने कहा है होर्मुज हमारे ही कंट्रोल में रहेगा। ईरानी संसद ने साफ कर दिया कि ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से समंदर की लहरें तय नहीं होंगी। एक तरफ ईरान से जब्त जहाज टुस्का को रिहा कर अमेरिका नरमी दिखा रहा है, दूसरी तरफ पेंटागन का फाइनल ब्लू प्लान तैयार है। अमेरिका में उड़ते अमेरिकी रिफ्यूलर और कार्गो प्लेन्स बता रहे हैं कि शांति नहीं बल्कि किसी बड़े तूफान से पहले की खामोश तैयारी है। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है? ये कोई बहाना है, ये कोई प्लानिंग है, और ये क्यों एक ड्रामेबाजी है? पर्दे के पीछे अपने हार को दबाने की कोशिश मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड नाउ में डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका और चीन के उस तनातनी के बारे में जिससे पूरी दुनिया हैरान है। मिडिल ईस्ट की जंग में एक ऐसा नया मोड़ आ गया जिसने दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन को आमने सामने कर दिया है। शांति के दूत बनकर उभरे डोनाल्ड ट्रंप महज 9 दिन बाद चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले उन्होंने ड्रैगन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के आरोप में चीन की 5 बड़ी रिफाइनरी और करीब 40 शिपिंग कंपनियों पर सैंक्शन लगाए। लेकिन चीन अब वो चीन नहीं है जो अमेरिका के दबाव में झुक जाए। बीजिंग ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका होता कौन है चीनी जहाज को रोकने वाला। चीन ने अपने ब्लॉकिंग कानून का इस्तेमाल करते हुए साफ कर दिया कि उसकी कंपनियां इन अमेरिकी पाबंदियों को कचरे के डिब्बे में फेंक रही है। मतलब इसका यह है कि अमेरिकी कंपनियां चीनी सैंक्शंस को नहीं मानेंगी। चीन का कहना है कि अमेरिका की डॉलर वाली दादागिरी खत्म हो चुकी है, इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कभी स्वीकार नहीं करेगा। हेंगली पेट्रोकेमिकल जैसी बड़ी रिफाइनरीज पर एक्शन लेकर ट्रंप ने चीन की एनर्जी सप्लाई काटने की कोशिश की है। जवाब में चीन अब समंदर में अपने युद्धपोत उतारने और अफगानिस्तान के रास्ते वाखान कॉरिडोर से तेल लाने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ ताइवान, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भी तनाव है, और वहीं अमेरिका और ईरान के बीच ऑयल वॉर, और साथ ही साथ अमेरिका चीन के बीच ऑयल वॉर। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति ने बीजिंग को आग बबूला कर दिया है। मामला साफ है, दुनिया बदल चुकी है, धमकियों का दौर खत्म हो चुका है और अब आंख से आंख मिलाकर जवाब देने का वक्त आ गया है, ये चीन कह रहा है। तो क्या चीन और अमेरिका के बीच दुश्मनी के नए दौर की शुरुआत हो रही है? ये नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और डे टू डे के अफेयर्स में भी इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बताएंगे आपको डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के हाथ रूसी हथियार आ गया है और अब इजराइल के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अभी तक जो इजराइल हिजबुल्लाह पर धुआंधार हमले कर रहा था,
अब वही हिजबुल्लाह ताकतवर हो गया है रूसी हथियार के साथ। तो एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच चेकमेट का गेम है, दूसरी ओर इजराइल के लिए डराने वाली खबर है। बेंजामिन नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ी हुई है। तेल अवीव इस वक्त डर से कांप रहा है। ईरान के साथ सीधे टकराव, भले ही इजराइल अभी ना दिख रहा हो इसमें, लेकिन लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह ने एक ऐसा रूसी हथियार निकाल लिया है जिसका तोड़ फिलहाल इजराइल के पास नहीं है। इस हथियार का नाम है फाइबर ऑप्टिक ड्रोन, वही तकनीक जिसे पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ घातक बनाया। अब हिजबुल्लाह उसका इस्तेमाल इजरायली सैनिकों के खिलाफ कर रहा है। क्यों ये हथियार ब्रह्मास्त्र है हिजबुल्लाह के लिए, और क्यों ये हथियार किसी बुरे सपने से कम नहीं है इजराइल के लिए, बताएंगे आपको। और ये भी बताएंगे इजराइल की दुनिया की सबसे अत्याधुनिक एंटी ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स इन हथियारों के सामने एक खिलौने क्यों साबित हो जाते हैं। बिना किसी सिग्नल के ड्रोन 15 किलोमीटर दूर बैठे ऑपरेटर के इशारों पर इजरायली ठिकानों तक कैसे पहुंच रहे हैं, जिसकी सैनिकों को भनक तक नहीं लग पा रही। तो आखिर क्यों बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है रातों रात इजराइल के लिए, और क्या इससे रूस और अमेरिका के बीच तनातनी होगी? क्योंकि अगर इजराइल पर खतरा आएगा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। तो कैसे एक वर्ल्ड वॉर का सीन भी बनता दिख रहा है, बताएंगे आपको डिटेल से। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को विस्तार से। मिडल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की हालत पर दो लाइनें कहना चाहता हूं, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, राय उलझन में फंस गए कदम। ईरान की जंग में इस तरह उलझे कि डोनाल्ड ट्रंप पड़ गए बहुत ज्यादा नरम। यानी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर इस तरह से नरम पड़ गए कि वह शांति के मसीहा बनते जा रहे हैं, मानवता के दूत बन रहे हैं। ट्रंप दुनिया को राहत देना चाहते हैं। मुझे तो पहली बार इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या वाकई ऐसा है? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा हूं? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? पहले मैं आपको खबर बताता हूं। मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन उस खबर की पोल पट्टी भी खोलेंगे, इसलिए कहीं मत जाइएगा। कहते हैं अमेरिका ईरान में युद्ध में एक नया मोड़ आया। कहानी यह है कि ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाब आया। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी निगरानी के बीच जहाजों का गुजरना शुरू हो गया। तो चलिए राहत की बात है। और अमेरिका का कहना है कि ईरान से संकट में और देश क्यों परेशान हो। और यह बात अमेरिका को होश कब आया? 2 महीने के बाद, जब दुनिया के कई मुल्क बैंकरप्ट होने की कगार पर हैं। ट्रंप कहते हैं कि जहाजों के फंसने से नाविक और क्रू मेंबर परेशान हो रहे हैं। उनके पास रसद बहुत कम है, खाने के लिए खाना नहीं बचा है, इसलिए मानवता के आधार पर जहाजों को अमेरिकी निगरानी में गुजरने दिया जाएगा। यानी संकट पैदा किया अमेरिका ने, उसमें पूरी दुनिया को फंसाया अमेरिका ने, और अब जब सरेंडर करके अमेरिका पीछे हट रहा है तो कह रहा है कि मैंने मानवता के तौर पर मदद की है। तो क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया अमेरिका ने? खबर तो कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। इस ऑपरेशन को नाम दिया है अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम। अमेरिका का मानना है दुनिया इससे राहत की सांस लेगी, लेकिन दुनिया का यह भी मानना है कि राहत की सांस को बंद किसने किया। तस्वीर आपको दिखाते हैं। सेंटकॉम ने तस्वीर जारी की है। इसके जरिए बताने की कोशिश की है कि ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। इसके जरिए होर्मुज में फंसे जहाजों को यहां से निकाला जाएगा। हेलीकॉप्टर और जेट्स आसमान में फर्राटे भरेंगे, निगरानी करेंगे। समंदर में डिस्ट्रॉयर्स और युद्धपोत जहाजों की रक्षा करेगा। फिर होर्मुज से जहाज धीरे धीरे करके गुजर जाएंगे। ईरान ने कहा है ना भूतो ना भविष्यति, ना इतिहास में हुआ और ना ही फ्यूचर में होने देंगे। बताएंगे आपको क्या है इसके जो इंप्लीकेशंस हैं वो क्या है वो देखेंगे। लेकिन एआई से हमने वीडियो जनरेट किया है, जरा उसको फुल स्क्रीन देखते हैं। बहुत सिनेमैटिक वीडियो है। हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है आप लोगों तक बेहतर प्रेजेंटेशन लाने के लिए। तो जरा ये तस्वीर आप देखिए फुल स्क्रीन। ये होर्मुज को हमने एक तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जहां पर अमेरिकी नेवी मौजूद है, और यहां से अमेरिकी नेवी की निगरानी में उनकी पेट्रोलिंग में व्यापारिक जहाजों को यहां से निकाला जा रहा है।
तो इस अभियान की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान अगर इसमें टांग अड़ाता है तो ईरान से सख्ती से निपटा जाएगा। लब्बो लुबाब यह कि अब आज की तारीख में अमेरिका ईरान को विलन बताना चाहता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए और खुद को दुनिया का मसीहा साबित कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो चश्मा दुनिया को पहनाना चाहते हैं, वो चश्मा पहले से दुनिया के कई देश पहनकर सच्चाई देख चुके हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, कई जहाज खाने पीने और जरूरी सामान की कमी से जूझ रहे हैं। हम इन निर्दोष जहाजों को, जिनका कोई दोष नहीं है, जो युद्ध में शामिल नहीं है, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। ट्रंप ने इसे मानवीय कदम बताया और कहा कि मिडिल ईस्ट सहित, ईरान सहित इस इलाके में मौजूद देशों को इसका फायदा होगा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका का यह मिशन काफी व्यापक है और इस मिशन में मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज्यादा विमान, ड्रोन और 15,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। अब आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस और उर्वरक आता है। 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद ईरान ने इसे पूरी तरीके से बंद रखा था, खास करके अमेरिका और इजराइल के लिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका ने शुरू किया है। एक अमेरिकी सैन्य अभियान है। उद्देश्य यह है कि होर्मुज से जहाजों को सुरक्षित निकाला जाए। कमर्शियल जहाज जो काफी दिन से यहां पर फंसे हुए, उनको बाहर किया जाए। अमेरिका ने इसके लिए बाकायदा सैनिकों की तैनाती की है, डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए हैं, 100 से अधिक जहाज तैनात किए हैं। अमेरिकी नौसेना का दावा यह है कि जो जहाज यहां फंसे हुए हैं उसे अमेरिकी नौसेना यहां से बाहर निकालेगी। बारूदी सुरंगों से भी जहाजों की रक्षा की जाएगी। होर्मुज से निकालकर जहाजों को ओमान सागर तक लाया जाएगा, गल्फ ऑफ ओमान तक। इसके बाद जहाज अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाएंगे। होर्मुज में ईरान और अमेरिका दोनों ने घेरेबंदी कर रखी है। सेंटकॉम ने कहा कि ट्रंप का आदेश है कि यह मिशन उन व्यापारिक जहाजों की मदद के लिए है जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते से गुजरना चाहते हैं। सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर के मुताबिक इस रक्षात्मक मिशन में उनकी मदद क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, जबकि साथ ही नौसैनिक की घेरेबंदी भी जारी रखी जा रही है। यानी साफ है, घेरेबंदी के बावजूद उन जहाजों को निकाला जा रहा है जो वहां से निकलना चाहते हैं। इससे होगा क्या? इससे ईरानी तेल पर और ईरानी तेल लेकर जाने वाले जहाजों को अमेरिका रोकेगा। बाकी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जो तेल बेचते हैं, सऊदी, दुबई या फिर कतर, बहरीन, ओमान, इनके जहाज इस जगह से आसानी से निकल जाएंगे और इन्हें अमेरिका नहीं रोकेगा। हालांकि इससे दुनिया को राहत तो मिलेगी, लेकिन यहां यह सोचने का विषय है कि जिस ट्रंप को आज मानवीय संवेदना का ख्याल आ रहा है और ये कह रहे हैं कि हम जहाजों को सुरक्षित निकालेंगे, क्या वाकई ट्रंप ऐसा ही चाहते थे? नहीं। होर्मुज कभी भी लड़ाई का पॉइंट रहा ही नहीं। और मानवता, यह शब्द डोनाल्ड ट्रंप की डिक्शनरी में नहीं आता है और न ही अमेरिका की डिक्शनरी में आता है। ईरान पर हमला करने से पहले क्या मिडिल ईस्ट के देशों से बात की गई? क्या आपका तेल ब्लॉक हो जाएगा होर्मुज में? ईरान पर हमले से पहले क्या मिडिल ईस्ट में सुरक्षा मुकम्मल की गई? नहीं। स्कूल पर मिसाइल बरसाने से पहले जहां 160 बच्चियों की मौत हुई, क्या मानवता की बात की गई? नहीं। क्या होर्मुज नाकेबंदी के लिए अमेरिका का ऑप्शन बी रेडी था, प्लान बी रेडी था? क्योंकि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात को जानती थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो होर्मुज बंद करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये थ्योरी बता दे। आप भी ये थ्योरी जानते होंगे। तो क्या अमेरिका ने मानवता का ख्याल रखा? अब जब फंस गए हैं, खुद की टांग फंसी हुई है, गर्दन तक धंसे हुए हैं, तो कहते हैं मानवता के काम कर रहे हैं। 28 फरवरी से पहले तो होर्मुज बंद नहीं था, दुनिया भर के जहाज यहां से निकल रहे थे। हमें किसी मानवतावादी कदम की जरूरत नहीं थी, पूरी दुनिया को नहीं थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस संकट को पैदा किया, उस संकट को ताकत से कुचलने की कोशिश की और जब संकट सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो उस प्रॉब्लम को अब खत्म करने के लिए सरेंडर कर रहे हैं और सरेंडर को मानवता का नाम दे रहे हैं।
ट्रंप ने जंग की शुरुआत की, होर्मुज को ईरान ने ब्लॉक किया और जब खुलवा नहीं पाए, हार गए, जब यूएस कांग्रेस में जवाब नहीं दे पाए, ग्लोबल इकोनॉमी में झटके लगने लगे, दुनिया भर का 25% ऑयल ब्लॉक हो गया, किसानों के लिए उर्वरक ब्लॉक हो गया, किचन में जलने वाला गैस ब्लॉक हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मानवता के नाते लोगों की मदद करना चाहते हैं। होर्मुज बंद होने से क्या हुआ है, इस पर आप एक नजर डालिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है ईरान के लिहाज से। चीन को सबसे ज्यादा झटका लगा। मैन्युफैक्चरिंग हब है चीन, इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट महंगे होंगे। दुनिया में जो भी देश चाइनीज सामान इस्तेमाल करता है, अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू विरोध शुरू हो गया। महंगाई दर 3.3% तक पहुंच गई, जिसके 4 पार कर जाने का अनुमान है इसी फाइनेंशियल ईयर में। यूरोप में एलएनजी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा। कई यूरोपीय देश इस वक्त ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्लोडाउन की दिक्कत है, कई जगहों पर अंधेरे जैसे संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जापान और दक्षिण कोरिया ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने लंबा ऑयल रिजर्व रखा है, लेकिन अगर ये होर्मुज बंद रहा तो ये ऑयल रिजर्व भी खत्म होगा। इससे साउथ कोरिया और जापान की इंडस्ट्री और पावर सेक्टर प्रभावित होगी। मिडिल ईस्ट के देशों का क्या हुआ? दाने दाने को मोहताज हो गए, टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया। सऊदी अरब इराक में एक्सपोर्ट रुकने से भारी रेवेन्यू लॉस हो गया। बजट और इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर हो गया। कई लोगों की 2 वक्त की रोटी छिन गई, रोजगार छिना, कई इंडस्ट्री बंद हुए मिडिल ईस्ट में। किन किन सेक्टर्स को नुकसान हुआ ये भी देख लीजिए। ये जो मानवता की बात की जा रही है, इसलिए मेरा गुस्सा आज आपके सामने। किस बात की मानवता? ईरान को कुचलने के लिए मानवता, मिडिल ईस्ट को रौंदने के लिए मानवता, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप मानवता दिखाएंगे। ऑयल गैस सप्लाई शॉक, कीमतें आसमान पर पहुंच गई, शिपिंग ट्रेड जहाज फंस गए, इंश्योरेंस महंगा हो गया, रूट डाइवर्जन से परेशान हुए, एविएशन की कीमतें तो आसमान छू रही हैं, एयर फ्यूल महंगा हो गया, जिसे एविएशन फ्यूल जेट फ्यूल भी कहते हैं, टिकट महंगे हो गए, डिमांड घट गई और टिकटों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। इंसान किसी डेस्टिनेशन पर जाने से पहले 10 बार सोच रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या इंपैक्ट हुआ? कच्चा माल महंगा हुआ, ऊर्जा महंगी हुई, प्रोडक्शन स्लो डाउन हुआ, शेयर बाजार में लगातार गिरावट का मंजर दिखा, ग्लोबल मार्केट में गिरावट, खासकर इंपोर्टिंग देशों में। केमिकल फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट बात, गैस महंगी हो गई। अब फर्टिलाइजर और गैस का सीधा कनेक्शन हमारे देश में लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और बीपीएल जैसे वर्ग से है। फर्टिलाइजर का सीधा कनेक्शन हमारे देश के किसानों से है या दुनिया भर के किसानों से है। कहां से अन्न उगेगा ही नहीं तो खाएगी क्या दुनिया? डोनाल्ड ट्रंप का काम तो चल जाएगा, बाकी दुनिया काम कैसे चलेगा? पावर सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ, गैस और तेल आधारित बिजली उत्पादन महंगा हो गया। और अब अमेरिका कह रहा है कि हम मानवता के नाते यहां से जहाजों को निकलवाना चाहते हैं। अमेरिका को 2 महीने के बाद मानवता की याद आई। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को रात में कोई मानवता रिलेटेड सपना आया हो, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब वो दयालु बनना चाहते हैं, लेकिन ईरान इस ढोंगपने को जानता है। ईरान जानता है ड्रामा हो रहा है, इसलिए ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। ईरान ने कहा कि ये होर्मुज में ड्रामेबाजी बंद करो, ये सीजफायर का उल्लंघन है, और इस योजना का विरोध करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने स्ट्रेट में दखल दिया तो इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान ने साफ कहा कि वो होर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। ईरान ने कहा कि हमने जंग की पूरी तैयारी कर रखी है। और यही नहीं, रविवार को कार्गो जहाज पर छोटे जहाजों ने हमला भी कर दिया। हालांकि ईरान अभी भी ये कह रहा है कि हमने उस पर रेड इसलिए किया था, हमें उसके दस्तावेज को जांच करना था। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इसे हाल के हमलों की कड़ी बताया है। यानी ईरान होर्मुज पर अपना कंट्रोल अभी भी साबित कर रहा है। और ईरान ने एक वीडियो जारी किया है, ये देखिए वो वीडियो। ये है ईरान के स्पीड बोट्स, जिन्हें समंदर में बहुत
घातक माना जाता है। ये ईरान के हमलावर बोट्स हैं। ईरान ने कहा, हम अमेरिका के ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को तबाह कर देंगे और जो अमेरिकी निगरानी में होर्मुज पार करने की कोशिश करेगा उस पर IRGC का हमला होगा। और हमला कैसे होगा? हमला इन्हीं छोटे छोटे स्पीड बोट्स के जरिए किए जाएंगे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। शानदार तैयारी की तस्वीर ईरान ने पूरी दुनिया के सामने रखी है। यानी ईरान के दावे के बाद फिर से होर्मुज का संकट गहराने वाला है। एक तरफ अमेरिका मानवता की दुहाई देकर दयालु बनने की कोशिश कर रहा है। ईरान कह रहा है ड्रामेबाजी बंद करो और ये ढोंग होर्मुज में नहीं चलेगा। और ईरान ने अपनी स्पीड बोट यूनिट को समंदर में उतार दिया है ताकि एक भी जहाज अमेरिकी संरक्षण में होर्मुज पार ना कर पाए। यानी टकराव की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। दोनों तरफ से आस्तीन चढ़ाए जा रहे हैं। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। ईरान का मैसेज क्लियर है, प्रोजेक्ट वाले ऑपरेशन को ध्वस्त किया जाएगा। अमेरिकी एक्शन पर ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में उभरती समुद्री व्यवस्थाओं में अमेरिका का कोई भी हस्तक्षेप संघर्ष विराम संबंधी समझौतों का उल्लंघन माना जाएगा। अजीजी ने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र में महीनों तक चले टकराव के बाद जारी तनाव के बीच ईरान दुनिया के सबसे रणनीतिक जल मार्गों में से एक पर किसी भी बाहरी नियंत्रण को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अजीजी ने ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम पहल को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट और व्यापक खाड़ी क्षेत्र का प्रबंधन ट्रंप के भ्रामक पोस्ट के इशारों पर नहीं चलेगा। और यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ पर जो कुछ लिखते रहेंगे उसके हिसाब से होर्मुज का ऑपरेशन थोड़ी होगा। यह होर्मुज की खाड़ी है। यह कोई सोशल मीडिया का दंगल नहीं जो सोशल मीडिया के हिसाब से चले। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ईरान ने कहा है। अजीजी की टिप्पणियां दिखाती हैं कि तेहरान इस क्षेत्र में समुद्री आवाजाही के माध्यम से मुख्य रूप से खुद को स्थापित करने के अमेरिकी प्रयासों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। साथ ही होर्मुज पर ईरान की स्थिति साफ है। अब होर्मुज युद्ध के पहले जैसे हालात नहीं पहुंचेंगे और ईरान इसे और ओमान के कंट्रोल में से चला जाएगा। यानी ईरान यहां से माल निकालना जारी रखेगा, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना आ जाए। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये होर्मुज का टोल सिस्टम कुछ इस तरह से काम करेगा। अब तक आपने कुछ एक्सप्रेसवे पर, NH पर, स्टेट हाईवेज पर इस तरीके की व्यवस्था देखी होगी, लेकिन इस बार आज पहली बार आप देख रहे हैं कि एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है और बीच में टोल सिस्टम की व्यवस्था की गई है। हालांकि ये प्रतीकात्मक तस्वीर है। हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई भी जहाज बगैर टोल दिए यहां से नहीं निकल सकता। हो सकता है आने वाले समय में, फ्यूचर में ओमान और ईरान मिलकर इस इलाके के लिए फास्ट ट्रैक भी जारी कर दें कि आपका जहाज अपने आप निकल जाएगा, फास्ट ट्रैक से पैसे कट जाएंगे, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर लिया जाए। खैर, ईरान की दलील यह है कि उसको इस जंग में जो भी नुकसान हुआ वो उसकी भरपाई इन्हीं जहाजों से करेगा और जो खाड़ी के देश हैं उनकी भी कमाई इससे हो पाएगी। हाल ही में अब्बास अराक्ची मस्कट गए थे और इस मुद्दे पर सहमति भी बनी है। उधर होर्मुज पर फिर से टकराव जैसा माहौल हो गया है। दूसरी ओर अजीब हरकत हो रही है। अमेरिकी सेना ने जब्त किए गए ईरानी जहाज टस्का को पाकिस्तान को सौंप दिया। अब इस जहाज को उसके क्रू मेंबर के साथ वापस ईरान भेजा जाएगा। ये जानकारी अमेरिकी सेंटकॉम के प्रवक्ता ने दी है। अमेरिका ने 21 अप्रैल को इस जहाज को पकड़ लिया था। ये चीन से लौट रहा था। तब अमेरिकी अधिकारियों ने
दावा किया था कि इस पर हथियार बनाने से जुड़े सामान लाए जा रहे थे। ईरान ने कहा कि इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हैं और ये एक समुद्री डकैती भी है। हालांकि ये एक बड़ा कोइंसिडेंस देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ठीक एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस घटना को उन्होंने पायरेट्स से जोड़ा था और अमेरिकी सैनिकों को पायरेट्स कहा था। इधर अमेरिका ने ईरानी जहाज को ऐसे समय पर रिलीज किया है जब ट्रंप ने यह कहा कि फंसे जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए नया अभियान हम शुरू कर रहे हैं। यानी एक और ईरान के साथ जुबानी जंग है, दूसरी ओर होर्मुज में मामला इस वक्त ठप पड़ा हुआ है और इस बीच खबर सामने आई है कि ट्रंप ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं और पेंटागन ने बाकायदा इसको प्लान को तैयार कर लिया है और इसको राष्ट्रपति को ब्रीफ भी कर दिया गया है और उसी प्लानिंग के अंतर्गत हमला हो सकता है। मिडिल ईस्ट देशों के आसपास फिर से सैन्य डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं मिडिल ईस्ट में जिस कदर एक हफ्ते से यूएस मिलिट्री कार्गो और रिफ्यूलर मूव कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की शांति वाली जितनी बातें हैं वो महज दिखावा है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से मूवमेंट है ईरान के आसपास के इलाकों में, खास करके मिडिल ईस्ट के इलाकों में। बहुत बड़ी मात्रा में ये जो आप डेटा देख रहे हैं, फ्लाइट डेटा, वो आप देख पाएंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में जहाजें, कार्गो शिप जो हवाई जहाज हैं वो इस इलाके में आ रही हैं और जा रही हैं और सब यूएस एयरफोर्स के जहाज हैं। तो किस बात की शांति? या तो अमेरिका यहां से पैकअप कर रहा है या तो फिर ईरान मिडिल ईस्ट में बारूद भर रहा है। इतना बारूद भर देना चाहता है, इतना बारूद भर देना चाहता है कि अगर किसी दिन धमाका हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट साफ हो जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि मिडिल ईस्ट के देश आज की तारीख में बहुत समझदार हैं और वो जानते हैं कि उनकी भलाई किस बात में है। क्या उन्हें अमेरिका के साथ जाना चाहिए, ट्रंप के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इस बात को लेकर भी मिडिल ईस्ट के देशों में मंथन लगातार जारी है और जहां तक बातचीत का सवाल है वो ईरान और अमेरिका में अभी भी नहीं हो पाई है ठीक से, इसलिए मतभेद बरकरार है। इस बीच सेंटकॉम फाइनल ब्लो का प्लान ट्रंप के सामने पेश कर चुका है। डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों की तैयारी हो चुकी है। खबर यह है कि ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कोशिश है कि किसी भी तरह से ईरान अपने यहां न सिर्फ तैयारी कर ले बल्कि वो ये मान के चले कि अगर डील नहीं हुई तो इस मामले को मैदाने जंग में ही सुलटाया जाएगा। जाहिर है अमेरिका ने होर्मुज को लेकर जो कदम उठाए हैं उस पर ईरान ने नाराजगी जताई है और आने वाले समय में यह टकराव संभव है। ईरान और अमेरिका में डील हो जाती तो दुनिया के लिए बेहतर होता और मैं आज भी यहां से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ईरान भी संयम का परिचय दे और अमेरिका भी संयम का परिचय दे और होर्मुज और अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट को फौरन इस इलाके से, गल्फ ऑफ ओमान से और होर्मुज स्ट्रेट से हटाया जाए, जिससे कि लोग, दुनिया राहत की सांस ले, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरी दुनिया को नहीं दी जा सकती। चलिए वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी आपके सामने रखते हैं। जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा हूं। अमेरिका और चीन ईरान की लड़ाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भिड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों में आर्थिक जंग की शुरुआत हो चुकी है और यहां तक कि जुबानी जंग की शुरुआत भी हो चुकी है और दोनों ही एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने चीन की तेल सप्लाई में बाधा डाली है, जिसे चाहकर भी चीन आज की तारीख में नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन पर भी चाइनीज लोगों का बहुत प्रेशर है। और आग में घी का काम तब हुआ जब एक तरफ ईरानी ऑयल को सैंक्शन करके चीनी जहाजों को कब्जाना शुरू किया अमेरिका ने, उसके बाद अमेरिका ने 5 चीनी रिफाइनरीज पर सैंक्शन लगा दिए। इसके जवाब में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए इसे मानने से ही इनकार कर दिया और साफ साफ बतला दिया कि चीन होता कौन, अमेरिका होता कौन है चीन पर सैंक्शन लगाने वाला। अमेरिका को यह अधिकार दिया किसने वो दुनिया के देशों पर सैंक्शन लगाए?
यूएन लगाए तो समझ आता है अमेरिका है कौन। क्योंकि अमेरिका चीन की रिफाइनरी पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है और चीन इसे मानने से इनकार करता आया है। चीन का साफ कहना है कि चीन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किससे तेल खरीदेगा, कैसे नहीं खरीदेगा, किससे दोस्ती करेगा, नहीं करेगा, ये चीन तय करेगा। अमेरिका होता कौन है ये सैंक्शन लगाने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला या बैन करने वाला। ईरान के अलावा अमेरिका बनाम चीन की तस्वीर भी सामने आ रही है और ऐसा तब हो रहा है जब महज 9 दिन के बाद कथित तौर पर शांति के ठेकेदार डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। चीन की सरकार ने अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। उसने एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जिससे चीनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से रोक दिया गया। ये प्रतिबंध 5 चीनी रिफाइनरी पर लगाए गए थे जिन पर ईरान से तेल खरीदने का आरोप है। चीन ने सरकारी मीडिया के हवाले से इस फैसले को सही बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। उनका यह मानना है कि अमेरिका के प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बगैर लगाए गए, इसलिए यह नियम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ है, विश्व के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुछ कंपनियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा बल्कि वो दूसरे देशों के आपसी व्यापार में भी दखल देने की कोशिश कर रहा है। चीन का कहना है कि अमेरिका अपनी ताकत और डॉलर का बेजा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाने की कोशिश कर रहा है जिसे आज की तारीख में स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि देश की कोई भी कंपनी इन अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगी। इसके लिए चीन ने पहली बार अपने ब्लॉकिंग कानून का इस्तेमाल किया जिसका मकसद विदेशी कानूनों के असर को रोकना है। अमेरिका का एक्शन किन किन कंपनियों पर हुआ यह भी आप लिस्ट जल्दी से देख लीजिए। हेंगली पेट्रोकेमिकल, शेंगडोंग लिक्विंग पेट्रोकेमिकल, शेंगडोंग जिनसिंग पेट्रोकेमिकल, हेबेई शिनहाई केमिकल, शेंडोंग शिंगसिंग केमिकल पर यूएस ने बैन लगाया है। वो तो अच्छा हुआ अमेरिका ने बैन लगाकर कम से कम इन नामों को पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया। जैसे कि अगर आप चाइना जाएं तो आपको पता है कौन कौन से रिफाइनरी वहां पर तेल रिफाइन करने का काम करती हैं। लेकिन ये सैंक्शन लगाने के बाद क्या होता है? सैंक्शन लगाने के बाद ये होता है कि अमेरिकी बैंक में अगर कोई पैसा इन कंपनीज का रखा हुआ है जो फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है, खास करके डॉलर करेंसी, तो उसकी वजह से इनके जितने भी एसेट यूएस के बैंक में होते हैं सबको फ्रीज कर दिया जाता है और इस वजह से वहां व्यापार करना भी आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो चुका है। और वो क्यों? वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जिद की वजह से, चीन के साथ पंगे की वजह से। चीन ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है। यूएस अपना नियम दुनिया में लागू करना चाहता है। चीनी कंपनियां अमेरिकी नियम नहीं मानेंगी। ताकत और डॉलर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है और अगर प्रतिबंध नहीं माने तो यह सिर्फ न प्रतिबंध का उल्लंघन होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका ने हाल में 5 कंपनियों पर सैंक्शन लगाए। इसके बाद चीन आग बबूला हो गया। चीन ने साफ कह दिया कि हम अमेरिकी कानून को मानते ही नहीं है। अमेरिका कौन होता है हमारे लिए कानून तय करने वाला? अगर अमेरिकी दादागिरी करेगा तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। अमेरिका ने जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए उन पर ईरान से तेल खरीदने का आरोप है। इससे पहले भी अमेरिका ने चीन के 40 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका ने बीते 25 अप्रैल को ईरान से तेल व्यापार करने के आरोप में चीन की प्रमुख रिफाइनरी हेंगली पेट्रोकेमिकल और करीब 40 शिपिंग कंपनियों टैंकर्स पर सैंक्शन लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की नीति बहुत ज्यादा नुकसान वाली नीति रही है, इसको समझना होगा। वो तो ये कहते हैं कि हम मैक्सिमम प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम टैरिफ की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन यहां उद्देश्य यह है कि लोग इस जंग से ऊब चुके हैं और यहां वही कोशिश हो रही है। तेल निर्यात होने से जो आय होगी उसको रोकना। इन कंपनियों पर आरोप था कि वो ईरान के अवैध तेल परिवहन और व्यापार में शामिल थीं। हेंगली पेट्रोकेमिकल चीन की सबसे बड़ी स्वतंत्र रिफाइनरी में से एक है।
इन प्रतिबंधों से चीन अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है और यहां ईरान की शैडो फ्लीट को टारगेट करती है आईडीएफ, जो अमेरिकी प्रतिबंधों से बचकर तेल की तस्करी में लगे होते हैं। और ऐसी ही कुछ कहानी मिलती है कुछ दिन पहले, जब 40 कंपनियों पर शिकंजा कसा गया। उसकी दलील क्या दी गई वो भी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यूएस का चीन के 40 कंपनियों पर एक्शन, पेट्रोकेमिकल, टीपॉट, रिफाइनरी सेक्शन में ये सैंक्शन लगे हैं। शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर प्रतिबंध, ईरान पर सभी तेल खरीदने का आरोप लगाया और सैंक्शन से अमेरिका चीन में तनाव इस वक्त बढ़ गया है। और वैसे भी अगर चीन की बात की जाए तो ईरान जंग में अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि चीन ईरान की मदद कर रहा है और कहा कि अगर चीन ईरानी तेल खरीदने से बाज नहीं आता है तो चीन को फिर से टैरिफ की मार झेलनी होगी। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल रहे हैं बात कि चीन है, चीन को पता चीन को क्या करना है। चीन ने साफ साफ कहा है कि जो करना है करो, हम ईरान से तेल खरीदते रहेंगे, यानी हमें रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। और ईरानी तेल पर भी अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है। बावजूद इसके ईरानी तेल चीन खरीद रहा है। वैसे चीन रूस और ईरान से ज्यादातर तेल खरीदता है और अभी सबसे ज्यादा तेल ईरान से चीन ही ले रहा है। लेकिन ये चीजें बदली कब? जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए, तब से उन्होंने चीन को टारगेट करना शुरू कर दिया। वर्तमान स्थिति के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच एक तरह का व्यापार युद्ध चल रहा है। ट्रंप के कार्यालय में चीन पर कई नई और ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि कभी ये दोनों देश बहुत करीब हुआ करते थे। अमेरिकी सैंक्शन के निशाने पर कैसे आए चीन? व्यापारिक टैरिफ बढ़ा दिया गया है। चीनी वस्तुओं पर 100% आयात शुल्क लगाया गया है। अमेरिका और चीन ट्रेड युद्ध भी हो चुका है और चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर सैंक्शन लगा दिया गया है। टेक्नोलॉजी और चिप्स, चीनी चिप उपकरण पर प्रतिबंध, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यूएस ने कई कंपनियों को एंटिटी लिस्ट में भी डाल दिया है। यह है दोनों की आर्थिक लड़ाई, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे का खून पी जाना चाहते हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते वर्तमान में ऐतिहासिक रूप से बहुत जटिल दौर से गुजर रहे हैं। वर्तमान में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक खींचतान के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों महाशक्तियां व्यापार, ताइवान और उच्च तकनीक वाले सेमीकंडक्टर पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी आज की तारीख में अमेरिका अगर ये सोच ले कि वो बगैर चाइना के रह सकता है, मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है। और आज की तारीख में ड्रैगन ये सोच ले कि क्या बगैर अमेरिका के सरवाइव किया जा सकता है, वो भी इम्पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से इस वक्त तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। यहां तक कि 42% अमेरिकियों ने माना कि 2024 में चीन को एक बड़े दुश्मन के तौर पर वो देखते थे, जो हाल के समय में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। तनाव के बावजूद दोनों देश बातचीत के जरिए रिश्ते को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार दोनों के रिश्तों में तनाव है। अब डोनाल्ड ट्रंप जाना चाहते हैं चीन, तो डोनाल्ड ट्रंप के चीन जाने से क्या कुछ चीजें बेहतर होंगी? चलिए इस पर हमारी नजर आएगी। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट खबर पर। इजराइल लेबनान पर लगातार अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। चूंकि इजराइल बहुत पावरफुल है और लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत कमजोर है, तो वो डायरेक्ट इजराइल पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन बॉर्डर पर जहां लड़ाई चल रही है वहां पर हिजबुल्लाह खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन इस लड़ाई में पुतिन की एंट्री हो गई और इजराइल के लिए आ गई एक बहुत बुरी खबर। खबर क्या है? खबर यह है कि हिजबुल्लाह के हाथ लग गए हैं रूसी हथियार। अब हाथ क्या लगे? पुतिन ने खामनेई की दी होगी, खामनेई हिजबुल्लाह के पास बैठक पहुंचे। कहते हैं इन हथियारों का तोड़, ये वो ब्रह्मास्त्र हैं पुतिन के जिनका तोड़ इजराइल के पास भी नहीं है। और इजराइल वो आर्मी है जिसका तकनीक के मामले में कोई सानी नहीं है। तो ये कौन सा हथियार है जो इजराइल भी नहीं जानता जिसके बारे में, और इस हथियार का तोड़ भी नहीं है? इजराइल ने ईरान में तो हमले बंद किए हुए हैं, लेकिन लेबनान पर हिजबुल्लाह पर अटैक लगातार जारी है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि ईरान के प्रॉक्सी माने जाने वाले हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ उस हथियार का इस्तेमाल किया है जो रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा था। कहते हैं हथियार बहुत सस्ता है और बहुत परेशान करने वाला है। इजराइल लेबनान युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने एक नया और खतरनाक हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह कोई ऐसा वैसा हथियार नहीं है, बल्कि सबसे एडवांस वेपन में से एक फाइबर ऑप्टिक ड्रोन है। यह वो तकनीक है जिसका रूसी सेना ने यूक्रेन युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह अब इजरायली सैनिकों पर ड्रोन से हमले कर रहा है, जो इजराइल की आधुनिक एंटी ड्रोन तकनीक को भी बेकार कर दे रहे हैं। अब समझिए फाइबर ऑप्टिक ड्रोन क्या होता है और कैसे काम करता है। सामान्य ड्रोन में रेडियो सिग्नल या वायरलेस कंट्रोल होता है, जिसे इजराइल जैसे देश आसानी से जाम कर देते हैं। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन में पतला फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। इस केबल के जरिए ही ऑपरेटर ड्रोन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से लाइव हाई रेजोल्यूशन वीडियो भी देख सकते हैं, यानी कि जासूसी का एक बहुत काबिल हथियार। और ये केबल इतना पतला होता है कि इसे नंगी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल है। इस ड्रोन की रेंज 15 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी है। ऑपरेटर किसी सुरक्षित जगह पर बैठकर ड्रोन को उड़ा सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपने आसमान में कभी पतंग उड़ाया हो, जिसमें पतंग तो दिखाई देती है लेकिन वो धागा नहीं दिखता जिस धागे के सहारे पतंग को उड़ाया जा रहा होता है। और ठीक इसी तरह से इस हथियार में लक्ष्य सटीक दिखता है और हमला भी उतना ही सटीक होता है। यानी वो रूसी हथियार जिसका इस्तेमाल अब हिजबुल्लाह कर रहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए कि किस तरह से अब ऑप्टिक फाइबर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाना है इस जंग में, जो कि इजराइल के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें एक छोटा क्वाडकॉप्टर ड्रोन इजरायली सैनिकों के बहुत करीब पहुंचकर हमला करता दिख रहा है, जबकि सैनिकों को इस बात का अंदाजा नहीं होता। कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं होने से लॉन्चिंग पॉइंट ढूंढना भी लगभग असंभव है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन सबसे पहले यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए। रूस ने इनका इस्तेमाल यूक्रेनी ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए किया और अब हिजबुल्लाह ने भी यही तकनीक अपना ली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिजबुल्लाह को यह तकनीक ईरान के जरिए मिली और ईरान को यह तकनीक रूस के वजह से मिली, क्योंकि रूस और ईरान की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है और रूस ने हथियार ईरान को दिया और ईरान ने अपनी करीबी हिजबुल्लाह को यह हथियार पहुंचाए हैं, जिससे इजराइल से जो अटैक हो रहे हैं उनको काउंटर किया जा सके और इजराइल को एक बड़ा ब्लो दिया जा सके। इस ड्रोन के बारे में भी जान लीजिए। इस ड्रोन की लागत बहुत कम होती है। यह ड्रोन सिर्फ कुछ किलोग्राम का होता है, लेकिन कहते हैं बहुत प्रभावी है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन पर काम ही नहीं करती। ये छिपकर हमला करने के लिए परफेक्ट तौर पर बनाए गए हैं और ये 15 किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ऑपरेटर के साथ ये ड्रोन बहुत घातक साबित होता है। इजरायली सेना अब इन ड्रोन के खिलाफ नेट फिजिकल बैरियर पर डिपेंड हो गई है, क्योंकि डायरेक्ट कोई तोड़ नहीं है। यानी रूस का हथियार अब लेबनान में पहुंच चुका है और इजराइल में हाहाकार मचाने के लिए तैयार है। यानी कि इजराइल की जो फाइटर जेट्स हैं या ड्रोन्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, या फिर उनकी आर्मी जो वहां ग्राउंड पर मौजूद है
रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस तरह फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया, जहां से इसकी खूब वाहवाही हुई है। यही वो ड्रोन है जिससे यूक्रेन पर रूस को बढ़त दिलवाई। यहां पर सैनिक अपने साथ कैंची और चाकू लेकर चलते हैं और ऐसे ही ड्रोन के तार को हवा में काट देते हैं, जिसके बाद ये ड्रोन दुश्मनों पर जाकर सटीक दगता है और बाकायदा सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इसे एक खतरनाक और घातक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। हिजबुल्लाह के हाथ में फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का पहुंचना यह इजराइल के लिए बुरे सपने से कम है, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध की एक तकनीक अब मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल होने जा रही है। इससे एक बात तो साबित है कि आधुनिक युद्ध में महंगे हथियारों के साथ साथ सस्ती और स्मार्ट तकनीक ज्यादा प्रभावी है। रूस यूक्रेन युद्ध में इसका उदाहरण देखा जा चुका है और एक बार फिर इजराइल के खिलाफ ईरान के प्रॉक्सी माने जाने वाले हिजबुल्लाह इसी ड्रोन का इस्तेमाल करने जा रहा है। और वहीं ईरान में जंग से इजराइल फिलहाल गायब है और नेतन्याहू की टीम भी लेबनान को लगातार निशाना बना रही है। उधर ईरान अमेरिका जंग में समझौते को लेकर तनाव है, लेकिन लेबनान की तरफ से अब हिजबुल्लाह जवाब देने की तैयारी कर रहा है। चलिए वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। वक्त एक ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।